दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। साथ ही में इन एडवोकेट्स ने देश की जनता से आह्वान किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर उतरें ईवीएम्स को लेकर। इनका यह मानना है कि जब तक ईवीएम रहेगी मोदी सरकार रहेगी और हिंदुस्तान में ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। दूसरा, इन्होंने बोला है कि पूरे देश से कोने कोने से जनता के इन एडवोकेट्स को फोन आ रहे हैं और जनता ने यह बोला है कि हम अपने राज्यों में, अपने राजधानियों में हम ईवीएम्स को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। साथ ही में इन्होंने आने वाली 21 फरवरी को जनता से, पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि आप सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा दिल्ली आए तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करेंगे और हम प्रेसिडेंट साहब को मेमोरेंडम भी देंगे कि ईवीएम से ना होकर चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। क्या चौंका देने वाला खुलासा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ इन एडवोकेट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो खुलासा किया है। हमने ये वीडियो इंडिया लाइव चैनल से ली है, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं इस ईवीएम के मैटर्स को लेकर के, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से लेकर के। हमारे तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं और इन तथ्यों को दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च वकील जो हैं भानु प्रताप सिंह, ये आपको बताएंगे। डीएन सिंह, बलराज मलिक साहब, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देश की जनता से ये निवेदन किया था कि जो मिस कॉल नंबर हमने जारी किया था, उस मिस कॉल के नंबर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की कॉल उसमें रजिस्टर नहीं हो पा रही थी। वो जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट था वो हमने दूर कर दिया है और अब उसका रिकॉर्ड पिछले 4 दिन से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डेली लाखों टेलीफोन प्रतिदिन के हिसाब से उसमें आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश की जनता, जो जो भी तथ्य हमने उनको रखे हैं, जनता आंदोलन के लिए सड़क पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों की राजधानियों के अंदर बड़े प्रोग्राम के आयोजन की कुछ घोषणाएं हमने पहले करी थी और वहां की जनता खुद अपने यहां बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए रोज हमें सैकड़ों टेलीफोन रोजाना कर रही है। लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे, 28 तारीख से शुरुआत हो रही है राजकोट से, राजेंद्र पाल गौतम साहब वहां पर जाएंगे और वहां से फिर लगातार हर प्रदेश की राजधानियों में प्रोग्राम आयोजित होंगे। तो निश्चित रूप से देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो ये प्रोग्राम सभी प्रदेशों में हो रहे हैं, इनका लास्ट में क्या निचोड़ निकलेगा। जैसा आपको विदित भी है कि आने वाली 31 जनवरी को भी यहां पर एक दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है एक संगठन के माध्यम से। ठीक उसी तरीके का बड़ा प्रोग्राम पूरे देश की राजधानियों में आयोजित करने के बाद जो हमारी टीम ने घोषित किया है, जो निर्णय लिया है, आने वाली 2024 की 25 फरवरी दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोगों को आह्वान किया जाएगा दिल्ली में कूच करने के लिए और हम लोग मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे और वहां पर इकट्ठा होकर के हम पीएमओ हाउस का घेराव करेंगे। पीएम हाउस का घेराव करने के बाद उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को इस ईवीएम को हटाने का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि 2024 लोकसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन होने से पहले सरकार इस पर संज्ञान ले और ईवीएम से चुनाव न कराने की सरकार घोषणा करे। चुनाव आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निर्देशित करे। तमाम तरीके की चीजें बीच में घटनाक्रम होंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो जो नए नए तथ्य
ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी सूचना थी कि आने वाली 25 फरवरी को पूरे देश के लोग दिल्ली के मंडी हाउस पर इकट्ठा होकर इस देश के पीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद हम एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को देंगे ताकि इस देश में आने वाला लोकसभा का 2024 का चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। अब जो तथ्य निकल करके आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, उनको सिलसिलेवार बताया जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से जब देश की जनता तक वो तथ्य जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अब तक उत्तेजना, जो अब तक उद्वेलित हुआ है समाज और लोग सड़कों पर आए हैं, तो लोगों को जागरूक होने में और ज्यादा सफलता इसमें मिलेगी। तो मैं अपने सीनियर साथी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी से निवेदन करूंगा कि जो चीजें उन्होंने स्टडी की है, जो नई चीजें निकल करके आई हैं, वो आए और चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो चौंकाने वाले तथ्य आज आए हैं, जिनकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमें आयोजित करनी पड़ी। तो राजपाल गौतम जी अपनी बात को रखेंगे आपके लिए। और जो आने वाली 31 जनवरी को बामसेफ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो घेराव हो रहा है, उस घेराव का हम समर्थन करते हैं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 31 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में शामिल हो ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ आज कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो हमने बारीकी से अध्ययन किया ईवीएम के बारे में। अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, हम तो समझते थे कि ये जो मशीनें हैं, ईवीएम है, इसको बीईएल या ईसीआईएल ने बनाया है, लेकिन एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है उसको बनाने का जो काम कर रहा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है। और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में एमिनेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी के। उन आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिस आईआईटी के अंदर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो बच्चे आईआईटी कर रहे होते हैं, जहां इस तरह के जातिवादी मानसिकता वाले प्रोफेसर हैं, जहां जानबूझ के उन बच्चों को इंटरनल एग्जाम में कम नंबर दिए जाते हैं, फेल किया जाता है, उनको डिमोरलाइज किया जाता है। और ऐसे प्रोफेसर, ऐसे एमिनेंट प्रोफेसर उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं। और वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ही है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। और जो ये ईसीआईएल और बीएल है, ये तो हार्डवेयर बनाती है, ये तो उसको असेंबल करती है। तो हमें जो बाकी तथ्य पता लगे वो ये पता लगे हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाती है और वो कमेटी उस सॉफ्टवेयर में ही ये तय कर देती है किसको जिताना है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही विन ओवर कर ली जाए, उनको खरीद लिया जाए या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर में ही अगर वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है। लेकिन इसको जिताने का खेल, जो सबसे बड़ा खेल है, वो बिना टाइमर के संभव नहीं है। इस मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर बकायदा एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें पूरा टाइम डेट दोनों चीज होती है। और अगर टाइम और डेट ना हो तो वो गड़बड़ करना मुश्किल है। मैंने इसको बड़े बारीकी से पढ़ा है और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्वैप कब होनी है, कब वोट को स्वैप करके किसको देना है। ये वाला काम अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया गया, लेकिन अगर उस ईवीएम के अंदर टाइमर ना हो, अगर टाइम क्लॉक ना हो जिसमें डेट और टाइम सेट किया जाता है, तो किस वक्त वोट को स्वैप करके किसको देना वो संभव नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मशीन अगर कैलकुलेटर का काम करते तो इसमें टाइमर की जरूरत क्या है? क्योंकि जब वोट पड़ता है तो बाकायदा किस वक्त वोट चालू हुआ पड़ना, कब वोट पड़ना खत्म हुआ,
टोटल कितना वोट हुआ, उसका बकायदा पेपर पे भी मैनुअल तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। तो उस मशीन के अंदर टाइमर की आखिर जरूरत क्या है, उसमें क्लॉक की जरूरत क्या है? और वो ऐसा टाइमर है जिसको वोटर नहीं देखता, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जिसके हाथ में कंट्रोल यूनिट होती है केवल वो देखता है। क्योंकि जो वोटर है वो तो सीधा जाके जो कीबोर्ड है, जो बैलेट यूनिट है, वो तो जाके सिर्फ वहां बटन दबाता है। और बैलेट यूनिट में कोई नंबर नहीं होता, उसके अंदर ए बी सी डी होते हैं। और अगर कैंडिडेट जेड से ज्यादा नंबर तक खड़े हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे कर रखा, चूंकि फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए फिर वो दो मशीनें लगाने से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, यानी जो जो लेटर है इंग्लिश के ए से जेड तक, अगर उस लेटर से ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अगर आ गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव फिर ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। तो सारा खेल ही है, क्योंकि वो जो बैलेट यूनिट है वो उसमें केवल ए से जेड तक के नंबर के जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो नंबर डलता है, 1 2 3, एक दबाया तो वो कंट्रोल यूनिट को इंफॉर्मेशन बैलेट यूनिट देती है। और वो ए बी सी डी इस तरीके से उसमें मार्किंग होती है। तो वो ए दबाया तो ए का सूचना उसको देगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट में वो दर्ज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बाद जब लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उम्मीदवार, और नॉमिनेशन विड्रॉ होने की डेट के बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर, जो कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी आदमी हो, वो कोई प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो हायर किया हुआ आदमी भी हो सकता है, वो आकर वो उस मशीन के अंदर, चूंकि उसमें एक मेमोरी होती है, और दूसरा जो दो चीज जो वो करता है वो होता है टाइम फाइल बनती है और एक कैंडिडेट फाइल होती है। वो जो एक्सपर्ट आता है जो चुनाव की डेट से एकदम पहले, जब विड्रॉ की डेट खत्म हो जाती है और फाइनल हो जाता है कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के चुनाव मैदान में बचे हैं, उसके बाद जो मशीन में वो डालते हैं, वो एक तो टाइम फाइल डालते हैं और एक कैंडिडेट फाइल डालते हैं, ताकि किसको वोट दिया जा रहा वो उसमें आ सके। लेकिन असली बात जो है वो सॉफ्टवेयर जो उधर डिजाइन किया गया टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अगर इन्फ्लुएंस कर दिया गया और उसने अगर वहीं तय कर दिया किसको जिताना, क्योंकि ये विश्वास कहां से आता है कि इस बार 300 से ज्यादा जीतेंगे, इस बार 400 से ज्यादा जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने इन्फ्लुएंस करके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने इन्फ्लुएंस करके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसने पहले ही बता दिया मुझे इतना बीजेपी को वोट मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो वाकई उतना ही निकला, थोड़ा बहुत वोट का अंतर था। तो ये इससे ये सारे ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का भरोसा है, जिस वोटर के भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है और उसको बिल्कुल डाउट उसका पक्का होता जा रहा है कि इस चुनाव के माध्यम से उनके वोट की चोरी हो रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है। और दूसरा डाउट इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन का गठन कि 3 जो सदस्य कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने संसद के माध्यम से एक कानून लाकर उसको बदल दिया, और अब उस 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री जी हो गए और एक उनके लॉ मिनिस्टर हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए। यानी जिसको जिसको इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे, और वो उनके इन्फ्लुएंस का आदमी हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, देश के राष्ट्रपति जी से, कि वो इसमें संज्ञान लें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उनके कंपेनियन जजेस से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और उस व्यवस्था को कायम करें, और जो ये कानून लाया गया संसद के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि जो आरटीआई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारी सच्चाई हमारे भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट लेके आए, वो रखें। इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं
कि पिछले चुनाव में आसाम के एक डाटा आप देखें जिसकी वजह से डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे केवल 90 वोट, 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171 और उसने फिर चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए इलेक्शन कमीशन ने। फिर कैसे भरोसा करें ऐसे ईवीएम पर। और दूसरा डाटा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, वहां बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए, वहीं उनके रिश्तेदार रहते थे, घर वाले रहते थे, लेकिन उस खुद अपने उनके बूथ थे, उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहां गया। तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं जगह जगह से, उससे इस बात साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना जिद्दी हो गया है, क्यों वो ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी। उन्हें इतना भरोसा कैसे है जबकि उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया। और इसके साथ साथ लास्ट में एक बात कहूंगा, ये सब लोग जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ, कभी कोई सा मुद्दा लाते हैं, ये सब एक माइंड सेट बनाने के लिए, ताकि जो खेल ये खेल रहे हैं उस खेल को वो उसके द्वारा कवर किया जा सके। मेरे मोदी सरकार से 5 प्रश्न। अगर आज भी 10 साल की नाकामियों के बावजूद भी अगर मोदी सरकार ये मानती है कि पूरे देश में मोदी लहर है, तो मोदी सरकार, ये बीजेपी की सरकार आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव क्यों करवाना चाहती है? ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रही? मेरा दूसरा प्रश्न, 2014 से पहले मोदी सरकार, यही बीजेपी की सरकार, यही बीजेपी के लीडर लाइन में सबसे आगे होते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ, लेकिन आज ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा तीसरा प्रश्न, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट की है कि वो 50 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनको दे और वो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये बताएंगे, खुलासा करेंगे कि इसको हैक किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर खामोश क्यों है? मेरा चौथा सवाल, इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो वीवीपैट की जो पर्ची है, जो 5 सेकंड के लिए दिखती है वोटर को, वो पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए, वोटर सेटिस्फाई होगा कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है, वो पर्ची किसी बॉक्स में डाल देगा, ताकि कल को अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? मेरा 5वां और आखिरी सवाल, बीजेपी हर बात पे यूएसए से कंपेयर करती है, इसी यूएसए में, इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज में जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनी, इन्हीं कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना होकर चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाता है। तो हिंदुस्तान में मोदी सरकार चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवा रही? दोस्तों, अब आपने ये डिसाइड करना है कि चुनाव हिंदुस्तान में जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाया जाए या बैलेट पेपर से करवाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।